हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं आरो भाग 2 पद्य खंड के MCQs 10 की 10 कविताओं के एक साथ। यानी कि अपनी ये MCQs की मैराथन क्लास होगी, सारी कविताओं के एक साथ। जो 10 की 10 कविताएं आपके उसमें आरो भाग 2 में संकलित हैं, सभी के MCQs आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आरो भाग 1 और आरो भाग 2 के जो गद्य खंड के 8 अध्याय हैं, उन सभी के MCQs की मैं डाल चुकी हूँ एक वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आरो भाग 1 संपूर्ण आरो भाग, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, उसके भी मैं सभी MCQs अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल चुकी हूँ। जिस किसी ने भी नहीं देखी है वह वीडियो को देख ले। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज सबसे पहले जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, उसको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का अपार स्नेह कमेंट के द्वारा हमें देखने को मिला है, तो सोचा कि ये भी डाल देती हूँ कीमती टाइम में से भी थोड़ा सा समय निकाल कर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज तो आपके घर में सभी लोग आए हुए होंगे, सभी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। 10 की 10 कविताओं के MCQs हम एक साथ करने वाले हैं। सबसे पहली कविता आती है हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की है। आत्म परिचय कविता का नाम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, प्रश्न पढ़ के सीधा उसका आंसर करूंगी। आप वीडियो को रोक रोक कर और अपने प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और आप देख लें, अपने आप का अंदाज़ा लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। और बसंत भाग 1 TGT एस्टेट वालों की भी हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर संपूर्ण हो चुकी है। काव्य शास्त्र भी संपूर्ण हो चुका है, एक ही टॉपिक रह रहा है, 2, एक छंद और एक रस का। तो ये भी मैं डाल दूंगी आपके पेपर से पहले जैसे ही टाइम मिलेगा। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। आत्म परिचय कविता के रचयिता, ये हम पहले ही कविता की बात कर रहे हैं। पहली कविता का नाम है आत्म परिचय और इसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो आत्म परिचय कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? तो ये हुआ प्रयाग में। नेक्स्ट है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड से करेंगे क्योंकि ये बहुत 10 की 10 कविताएं एक साथ हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ये एक कायस्थ परिवार में हुआ था। सर्व संपन्न परिवार था, अच्छे खासे, मतलब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो काशी में हुई। बच्चन जी ने स्नातकोत्तर परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो ये इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। और अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने PhD की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में थोड़ी ना आएंगे। और जब ये कविता का कवि है हरिवंश राय बच्चन, तो आपको उसकी कवि के बारे में भी आपको सारा पता होना चाहिए, उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने को जब आपके सिलेबस में दिया गया है। बच्चन जी ने PhD की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो ये इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो पहली पत्नी का नाम श्यामा था। 1942 में बच्चन जी ने दूसरा विवाह किससे किया? तो दूसरा विवाह किया तेजी से। और तेजी इनकी दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी श्यामा थी, और जो दूसरा विवाह हुआ ये 1942 में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 है, बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया गया। किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो ये 1966 में जो है बच्चन जी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया? तो ये किया इनको पद्म विभूषण से। और अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? इनकी ये 3 कविताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण।
मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो मधुशाला का प्रकाशन हुआ 1935 में। हरिवंश, ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। कौन सी रचनाएं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। इसमें देखो मधुशाला और मधुबाला तो हैं, लेकिन कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। मधु कुशल ये किसी की कवि नहीं है। मधु ये वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे है प्रश्न नंबर 15। मधुबाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? मधुबाला का ये प्रकाशन हुआ 1938 में। मधु कलश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये भी 1938 में हुआ। तो मधुबाला और मधु कलश याद रखना, मधुबाला सिर पर मधु कलश रख कर ले जाती है और दोनों की रचना 1938 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? तो ये प्रेम और मस्ती के कवि हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो विधा के दृष्टिकोण से ये जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सारी इनकी ये हैं रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनकी जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये उमर खयाम का। बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? इम्पोर्टेंट है, तो ये है निशा निमंत्रण में। निशा निमंत्रण में संकलित है। भवसागर में कौन सा अलंकार है? इस तरीके के प्रश्न आपके सिलेबस को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो भवसागर में कौन सा है? ये रूपक है। सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? तो सीखा ज्ञान भुला रहे हैं, एक तो पहले ज्ञान सीखा और फिर भुलाया जा रहा है, तो विरोध सा आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो ये विरोधाभास। इस तरह के सेंटेंस में ये ध्यान रखना, विरोधाभास में दो विपरीत चीज़ें मिलेंगी, आपको विरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। तो सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। सांसों के तार में कौन सा अलंकार है? तो सांसों के तार में आपका उपमा अलंकार है। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? तो स्नेह सुरा में आपका रूपक अलंकार है। एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो यहाँ पर दिन का पंथी किसको माना गया है? कवि को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बहुत ही आराम से हम इन प्रश्नों को हल करते जाएंगे। अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षी की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? तो ये पंखों में सबसे अधिक व्यक्त होती है। आगे है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का प्रश्न उर्व में क्या भरता है? देखो विहवलता भरता है। और ये आपको ऑप्शन जो है एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन ये कविताएं भी एक बार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कविताओं के बीच से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कविता का ही एक शब्द है, ऐसे कि ऐसे। तो ये इसमें आएगा, मुझसे मिलने को कौन विहवलता, तो ये कहा है। और आगे प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? तो ये चिड़िया के परों में चंचलता भरता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि में कवि हताश और दुखी क्यों है? तो कवि हताश इसलिए है कि उसकी प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। बच्चे किसकी प्रत्याशा में है? प्रत्याशा मतलब आशा में है, तो वो चिड़िया की आशा में है कि उनकी माँ घर आएगी। एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल मतलब व्याकुल किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये हताशा के भाव को व्यक्त करती है। ये भी शब्द जो है कविता में से ज्यों का त्यों है। हो न जाए पथ में रात कहीं सोचकर दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथी। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे हैं? तो नीड़ों से झांकने लगे हैं। नीड़ मतलब वो अपने घोंसलों से झांकने लगे हैं। मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो ये प्रश्न पैरों को
स्थिर कर देता है कि अचानक कवि के मन में एक प्रश्न उठता है, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए जल्दी करूँ, रास्ते में चलता चलता सोच रहा है। तो ऐसा सोचता है क्योंकि उसकी प्रिया जो है उसके पास नहीं है, तो उसके पैरों में स्थिरता आ जाती है, थोड़ा धीरे चलने लग जाते हैं। एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो एक गीत कविता में वात्सल्य भाव की प्रधानता है, और संतान के प्रति जो प्रेम भावना होती है उसे हम वात्सल्य भाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 है। 36 ये बस उस कविता के इतने ही थे। और अगली जो कविता आती है हमारी कविता नंबर 2। कविता का नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा। आलोक धनवा, तो ये आप देख लेंगे। कविता नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाती है। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में। आलोक धनवा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये बिहार के थे। और पतंग कविता के रचयिता का नाम क्या है? ये आलोक धनवा है। आलोक धनवा का जन्म बिहार के किस जनपद में हुआ? तो ये मुंगेर में हुआ। आलोक धनवा की प्रथम कविता का नाम क्या है? तो ये है इनका जनता का आदमी। प्रथम कविता यानी कि पहला कविता कौन सी थी? जनता का आदमी। जनता का आदमी का प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो दुनिया रोज बनती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है खूब। आलोक धनवा के एकमात्र मतलब एक ही काव्य संग्रह है इनका, दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भाई मैराथन क्लास बनाते हुए तो थकावट बहुत होती है, गला बिल्कुल बैठ जाता है, बोलने का मन एक अक्षर भी नहीं करता। तो आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपका मन करे वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को भी देखकर मन करता है कि अब ये सोचते हैं कि एक दो बच्चे ही तो कमेंट कर रहे हैं, एक दो बच्चे ही तो हमसे जुड़े हुए हैं, एक दो बच्चे ही तो पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्या ही करना है इतना। लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़कर एक साथ रेस्पॉन्स देते हैं तो मन करता है कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें और पूरी एनर्जी के साथ वेस्ट करें। तो भागी हुई लड़कियों के कवि का क्या नाम है? तो भागी हुई लड़कियां ये भी आलोक धनवा की हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने आलोक धनवा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनको किया गया था साहित्य सम्मान से। एक तो याद रखना कि आलोक धनवा जो है बिहार के मुंगेर जिले के थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था। किस कवि को पहल सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये आलोक धनवा को ही पहल सम्मान प्राप्त हुआ था। ब्रूनो की बेटियां काव्य रचना किस कवि द्वारा रचित है? तो ये भी आपकी आलोक धनवा जी की हैं। ठीक है। किस कवि की रुचि काव्य रचना की अपेक्षा सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक है? काव्य रचना की अपेक्षा सामाजिक कार्यक्रमों में, तो ये आलोक धनवा की है। नेक्स्ट प्रश्न है पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो पतंग कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ये एक आपको थोड़ा सा अगर आपसे छंद पूछा जाए तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आधुनिक काल के जितने भी कवि थे, निराला के बाद के जो कवि हैं, सभी ने ज़्यादातर छंद मुक्त कविताएं रची हैं, क्योंकि निराला ने कहा था कि जब मनुष्य भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो कविता भी छंद मुक्त होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले निराला ने कही थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो पतंग कविता जो है मुक्तक छंद में है। HPSC जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, स्क्रीनिंग पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो ये जो है बिंब विधान के लिए। देखो पतंग बिंब क्या होता है कि एक चित्र सा, एक तस्वीर सी, एक प्रतीक सा आपकी आंखों के सामने बन जाता है जब आप कविता को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जब पतंग कविता को पढ़ते हो तो आपको लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है और ये घटनाएं ऐसे घटित हो रही हैं। ठीक है, तो एक सामने दृश्य सा आपकी आंखों के सामने आता है, उसे बिंब विधान कहते हैं हम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरी संभावना है इसकी पेपर में आने की। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो वो रंध्रों के सहारे खुद भी उड़ते हैं।
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को शरद कैसे इशारों से बुलाता है? तो ये चमकीले इशारों से बुलाता है। ये एक बार आप कविता पढ़ लेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप देखो समय बहुत कम है, वरना मैं जैसे आरोह भाग 1 की आपको सभी कविताएं सरलार्थ सही करवाई हैं उसी तरीके से मैं इनको करवाती, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये पूरा सिलेबस एक एक कविता करके हमारा पूरा हो पाएगा। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में कौन सा बिंब है? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में श्रव्य बिंब है, मतलब कि आप सुन पा रहे हैं नाजुक दुनिया में, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है। खरगोश की आँखें जैसा लाल किसे कहा गया है? तो ये लाल सवेरा को कहा गया है। पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? तो है रंगीन पतंगों का कोमल में संसार। रंगीन पतंगों का कोमल में संसार। नाजुक, देखो पतंग भी बहुत नाजुक होती है। पतंग नामक कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो चमकीले विशेषण जो है शरद ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सुनहले सूरज स की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो ये निडर बन जाते हैं। और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो कपास शब्द से अभिप्राय कोमलता है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो मृदंग के समान बजाते हैं। मतलब पतंग उड़ाते समय जब बच्चे घूमते हैं तो चारों तरफ से ऐसी आवाज़ आती है जैसे ढोल मृदंग बज रहे हों। प्रस्तुत कविता में कवि ने तेज बौछारें के जाने के बाद किस महीने के चले आने की बात कही है? किस महीने के चले जाने की? तेज बौछारें के जाने के बाद, तेज बौछारें सावन में आती हैं और सावन के बाद हमारा कौन सा महीना आता है? भादों का महीना आता है। प्रश्न नंबर 26 है। ये हमारी इतनी कविता थी। कविता नंबर 2 का हमारा हो चुका है। तो एक बार फिर से बच्चों जम कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार अपने दोस्तों से भी करवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ। एक बार आपको जन्म भी ढंग से एक बार ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी HPSC जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था रघुवीर साय का जन्म। तो रघुवीर साय का जन्म भी 1927 में ही हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये फैज़ाबाद में हुआ था। कुंवर नारायण ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो ये कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। कुंवर नारायण ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस तथा चीन का भ्रमण कब किया? तो इन्होंने किया 1955 में। 1966 में कुंवर नारायण किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे? तो ये युग चेतना पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे। और अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक अकादमी में वे किस पद पर नियुक्त हुए? तो ये हुए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। भारतेंदु नाटक अकादमी में किस पद पर हुए कुंवर नारायण? अध्यक्ष पद पर। कुंवर नारायण को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये सन 1971 में मिला। और नेक्स्ट है, कुंवर नारायण को प्रेमचंद पुरस्कार कब मिला? 1973 में मिला। कुंवर नारायण को मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार कब मिला? तो कुंवर नारायण को तुलसी पुरस्कार जो है 1982 में मिला। कविता के बहाने के कवि का नाम क्या है? तो ये कविता का नाम आता है अब जो हम पढ़ेंगे। तो इसमें है कविता के बहाने, किसकी है ये? कुंवर नारायण की। ये है आपके आरोह भाग 2 में रचित कविता, कविता के बहाने। कविता के बहाने, ये इस तरीके के प्रश्न आपको ज़्यादा याद रखने हैं। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये इन दिनों जो इनका काव्य संग्रह है इसमें संकलित है। थोड़ी सी जो फोटो है आप सबके सामने धुंधली आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।
बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम क्या है? बात सीधी थी पर कविता के बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में फंस गई। इस कविता का कवि का क्या नाम है? तो ये कुंवर नारायण जी हैं। बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह में संकलित है? कोई दूसरा नहीं। देखो आपको याद रखना होगा, इसमें एक ही कविता के दो पार्ट आपको दिए गए हैं, बात सीधी थी और एक कविता के बहाने। तो कविता के बहाने जो है कविता, वो तो इन दिनों वाले संग्रह में संकलित है, और बात सीधी थी ये कौन से काव्य संग्रह में है? कोई दूसरा नहीं, ये है इनके। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1959 1959 में हुआ। तार सप्तक मैं बता देती हूँ आपको, पहले आपका भारतेंदु युग आएगा, फिर आपका द्विवेदी युग आएगा, फिर छायावादी युग आएगा, फिर आपका प्रगतिवादी युग आएगा, और उसके बाद आपका आएगा प्रयोगवाद। उसके बाद क्या आएगा? प्रयोगवाद। तो जो पूरा प्रयोगवाद है वो आपका 3 या 4 सप्तक में बटा हुआ है, 4 सप्तक में है। तो पहला सप्तक आपका 1943, पहला सप्तक नहीं होता, सप्तक है वो 1943 में, और जो दूसरा है 1951 में, और जो तीसरा है वो 1959 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनमें 7 कवियों के नाम हैं। परिवेश हम तुम के रचयिता का क्या नाम है? तो परिवेश हम तुम ये भी कुंवर नारायण की रचना है। परिवेश हम तुम का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1961 में हुआ। इन दिनों का प्रकाशन कब हुआ? कविता के बहाने जो कविता है वो इसी काव्य संग्रह में संकलित है, इन दिनों में ही, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में। अपने सामने के रचयिता का क्या नाम है? तो ये भी कुंवर नारायण की रचना है। अपने सामने का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। आकारों के आसपास के रचयिता कौन है? तो ये भी कुंवर नारायण की रचना है। ऐसे याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, एक नोट पेन कॉपी ले लीजिएगा और उसमें नोट कर लेना कि कुंवर नारायण की ये रचनाएं हैं। जितना ज़्यादा रीड बट राइट मोर, जितना ज़्यादा आप अपने पढ़कर और अपने हाथ से लिखेंगे। मैंने यही ट्रिक अपनाई थी, देखो नेट में भी, यूजीसी नेट भी जब मैंने क्वालिफाई किया और 4 बार जो एस्टेट क्वालिफाई किया, मैं कभी भी बिना पेन और कॉपी के पढ़ती ही नहीं थी। चाहे मैंने एक पाठ पढ़ा, चाहे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसी की इम्पोर्टेंट बातें मैं नोट कर लेती थी। मैंने कभी किसी के नोट से नहीं पढ़ा और ना ही मैंने किसी के नोट्स को फॉलो किया, क्योंकि नोट्स जो अपने खुद के बनाए हुए होते हैं वही हमारे समझ में आते हैं। ऐसे तो दुनिया भर के नोट्स पढ़े हैं, वो पढ़े नहीं जाते। और मैं तो सच बता दूं, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मैम PDF दे दो, नोट्स दे दो, मैं इनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ये वो बच्चे होते हैं जो मतलब उनको पढ़ना तो होता नहीं है। भाई देखो, सारे की नहीं कह सकती, 5 उंगली हाथ के बराबर नहीं होती। हो सकता है कोई एक आध पढ़ता भी हो, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। मेरे अपने सबके नोट्स हैं। और जो बच्चे UGC नेट की भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, देखो चैनल की शुरुआत की अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। इस चैनल के ऊपर आप सबको वो मिलेगा जिसके आप सोच भी नहीं सकते। PGT, TGT, एस्टेट, UGC नेट और पता नहीं और भी आगे है, पहले से मैं नहीं कहूँगी। इतना पहले मैं प्रोवाइड करवाऊँ, इसके ऊपर एक से एक कंटेंट भी मिलेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल क्रम वाइज चलूँगी, सिलसिलेवार चलूँगी सिलेबस को लेकर। ये नहीं कि अफला तफली में वो एग्ज़ाम आ गया तो कुछ कंटेंट उसका डाल दिया, कुछ उसका डाल दिया। इस तरीके से मैं यहाँ नहीं करूँगी ऐसा। मैं बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस वाइज यहाँ पढ़ाऊँगी। सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर मैं इनके MCQs डालूंगी। एस्टेट तक तो जितना पॉसिबल होगा, अब तो फिर मैं ऐसे ही आपको दे रही हूँ फिर भी, कि चलो बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं एक एक चैप्टर का MCQs डालती, बच्चा एक चैप्टर पढ़ता, फिर उसके MCQs करता, फिर अपने आप को जज करता। तो इस तरीके से मेरी पॉलिसी है कि मैं ऐसे ही इसमें पढ़ाने वाली हूँ। तो अब की इस बार एस्टेट की तो नहीं कह सकती, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को अच्छा खासा कंटेंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और बिल्कुल हमारे चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है, कोई पेड कोर्स नहीं है। लेकिन अभी तो मेरे को 1 महीने हुए हैं, 2 महीने होने वाले हैं वीडियो अपलोड करते हुए, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं हो पाया है, 70-80% फिर भी हो चुका है। तो हमारा जो ये चैनल है ये UGC नेट और जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है।
आकारों के आसपास किस विधा की रचना है? तो आकारों के आसपास ये आपका कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले किस विधा की रचना है? तो आज और आज से पहले ये समीक्षा है। कविता के पंख लगाने में कौन सा अलंकार है? तो या कविता में पंख लगाने में, तो यहाँ रूपक अलंकार है। सीधी बात भी किसके चक्कर में फंस गई? किसके चक्कर में? भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? तो कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान में रूप आरोपित किया गया है। कविता के बहाने कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भी मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। बाहर भीतर इस घर उस घर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तो तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने, उलटने पलटने, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के करने से भाषा और अधिक पेचीदा हो गई। बात की चूड़ी मर जाना का क्या अर्थ है? तो भाषा का प्रभावहीन होना। बात की पेच खोलना का क्या अर्थ है? बात का, यहाँ पर भी बात का प्रभावहीन हो जाना। मतलब जब भाषा को हम बहुत ज़्यादा तरोड़ते मरोड़ते हैं तो जो बात हम कहना चाहते हैं वो प्रभावहीन हो जाती है, उसका प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ पाता। तो ये प्रश्न 30 थे हमारे। इसी कविता के कुछ 5-6 प्रश्न और रहते हैं कविता के बहाने वाले के। कुंवर नारायण की जो कविता है, थोड़ी सी ये मैंने लाइट में बैठ कर ये कर लिया, तो थोड़ी सी ये फोटो जो है भाई थोड़ी सी धुंधली आ रही है, बट दिखाई दे रहा है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का क्या अर्थ है? बात का शरारती बच्चे, तो इसका है बात का प्रभावहीन होना, बात द्वारा शरारत करना, कोई ठीक उत्तर न देना। तो क्या होता है? कोई ठीक उत्तर न देना। बिन मुरझाए महकना का क्या अर्थ है? यानी कि बिन मुरझाए महकना का अर्थ है कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहना। बिन मुरझाए मतलब फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी भी नहीं मुरझाती। एक बार कविता जिसने बना दी वो अनंत काल तक जीवित रहती है। ठीक है, ये कविताएं हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बात जो है कवि के साथ एक बच्चे के समान खेल रही थी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो वो पेचीदा हो गई थी। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? तो इस पर भाषा की सहजता पर बल दिया है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की? ये हिलाया सरकाया, ये कोशिश नहीं की। बात तो सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की? हिलाया या सरकाया नहीं। तो ये प्रश्न थे। अगली कविता आती है प्रश्न कविता नंबर 4 आपकी, और रघुवीर साय द्वारा रचित कविता है। ठीक है, और ये है दूरदर्शन वाली है ये। इस कविता क्या नाम है? 1 मिनट। रघुवीर साय की है ये आपकी। अगली कविता है हमारी अपाहिज कविता, कविता नंबर 4, जो किसके कवि हैं? रघुवीर साय। तो रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ? रघुवीर साय का जन्म हुआ लखनऊ में, और ये प्रश्न पूछा गया था HPSC स्क्रीनिंग में। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, सॉरी 1927 मैंने बता दिया था। कुंवर नारायण का 1927 में हुआ था, बट रघुवीर साय का जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर साय के पिता का नाम हरदेव साय था। और अगला प्रश्न है, रघुवीर साय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री को कहते हैं। और रघुवीर साय ने किस वर्ष अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो 1951 में की। दिल्ली आकर रघुवीर साय किस पत्रिका के सहायक संपादक बन गए थे? तो ये प्रतीक पत्रिका के संपादक बन गए थे। सन 1949 में रघुवीर साय किस दैनिक समाचार पत्र को अपनी सेवाएं देने लगे? तो ये दैनिक नवजीवन को देने लगे। और
पहली बार रघुवीर साय ने आकाशवाणी को कब से कब तक सेवाएं दी? तो ये आकाशवाणी को 1953 से 1957 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। रघुवीर साय किस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने? तो ये कल्पना जो संपादक मंडल था इसके सदस्य बने। रघुवीर साय पुनः आकाशवाणी से कब जुड़े? तो ये 1961 में जुड़े। और सन 1967 में रघुवीर साय किस प्रमुख पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे? तो इसमें आ जाएगा दिनमान। रघुवीर साय का निधन कब हुआ? 1990 में इनकी मृत्यु हुई, 90 में। और रघुवीर साय ने किस काव्य संग्रह के प्रकाशन द्वारा साहित्य में प्रवेश किया था? तो ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। रघुवीर साय है, शकुंतला, रघुवीर साय और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, ये सारे आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। और पहले सप्तक में आ जाते हैं आपके गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, और ये सारे आपके उसमें आ जाएंगे पहले सप्तक में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। प्रश्न नंबर 15 है आगे आपका, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सीढ़ियों पर धूप में, तो इसके हैं ये रघुवीर साय। सीढ़ियों पर धूप में का प्रकाशन कब हुआ? 1960 में हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ये 1967 में हुआ। और जल्दी जल्दी हंसो का प्रकाशन कब हुआ? ये सारी जल्दी जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सारे रघुवीर साय की रचनाएं हैं। सन 1975 में हंसो हंसो का प्रकाशन कब हुआ? 1975 में। लोग भूल गए हैं के रचयिता हैं रघुवीर साय। लोग भूल गए हैं का प्रकाशन कब हुआ? 1982 में हुआ। और प्रश्न नंबर 21 है, प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन कब हुआ? प्रतिनिधि कविताओं का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1954 में। एक रचना का नाम है रघुवीर साय की, प्रतिनिधि कविताएं। रघुवीर साय का संपूर्ण साहित्य किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? संपूर्ण साहित्य, तो ये रघुवीर साय रचनावली के नाम से। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचयिता कौन है? ये भी रघुवीर साय हैं, इन्हीं की रचनाएं हैं ये सारी, आप नोट डाउन करते जाना। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1989 में हुआ। और प्रश्न नंबर 25 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 25, कैमरे में बंद अपाइज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें किया गया है दूरदर्शन वालों पर। ये क्या करते हैं कि इस कविता में क्या बताया कि दूरदर्शन वाले एक अपाहिज आदमी को कैमरे के सामने लेकर आते हैं और उससे बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या अपाहिज होना आपको अच्छा लगता है? क्या अपाहिज होना आपका दुख देता है? दुख तो देता होगा। इस तरीके से उस आदमी को मजबूर कर देते हैं दूरदर्शन वाले प्रश्न कर करके। और उनको, दूरदर्शन वालों को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, अपने व्यवसाय से मतलब है, मतलब किसी की भी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर व्यंग्य किया है कि दूरदर्शन वालों को किसी की संवेदनाओं की कोई परवाह नहीं है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ये नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो एक दुर्बल को लेकर आए थे। दुर्बल मतलब कमजोर को। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? तो ये मैंने आपको अभी बताया, संवेदनहीनता तथा क्रूरता का। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सहज, सरल तथा सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अपाहिज के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं? तो अपाहिज के होठों पर कसम, साहट के भाव दिखाई देते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो उसमें एक साथ ये दिखाना चाहता है कि दर्शक और अपाहिज रोते हुए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? तो ये दूरदर्शन वालों को समर्थ शक्तिवान कहा गया है। रघुवीर साय ने अपनी कविता बंद कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया? तो क्रूरता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। प्रश्न नंबर 34, ये इतने ही थे आपके इस कविता में।
बंद कैमरे में बंद अपाइज जो कविता थी आपकी, ये इसके इतने ही प्रश्न थे। अगली आती है हमारी कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है। तो इसके प्रश्न और देख लेते हैं हम। इस कविता का नाम है सहर्ष स्वीकार किया है। ठीक है, सहर्ष स्वीकार किया है, जो कि लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1917 को हुआ। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये ग्वालियर जनपद के श्योपुर में हुआ। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था। और कविता के प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि मेरे इन प्रश्नों में सबसे पहले कवि के प्रश्न है, फिर उसके बाद उस कवि द्वारा रचित कविता के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मुक्तिबोध के पिता किस पद पर नियुक्त थे? तो ये पुलिस इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त थे। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो ये इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से की। मुक्तिबोध ने किस वर्ष एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो ये 1953 में इन्होंने क्या की? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मुक्तिबोध ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो इन्होंने हिंदी में की। मुक्तिबोध का निधन कब हुआ? तो 11 सितंबर 1964 को इनका जन्म हुआ। मुक्तिबोध का निधन किस रोग से हुआ था? तो ये एक रोग का नाम दिया हुआ है मेनिनजाइटिस नाम से, ये इसका आंसर होगा। मुक्तिबोध का निधन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। मुक्तिबोध की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये करमवीर में प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध ने कहाँ पर मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की? तो इन्होंने उज्जैन में स्थापना की। और हंस पत्रिका के संपादकीय, अच्छा ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखना, मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तो ये तो उज्जैन में की थी, और किसने की थी? मुक्तिबोध ने की थी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और 1936 में की थी। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। यूजीसी नेट पीजीटी एस्टेट में ये प्रश्न आया हुआ है। हंस पत्रिका के संपादकीय विभाग में मुक्तिबोध ने कब स्थान प्राप्त किया? तो ये 1945 में किया। प्रश्न नंबर 16 है मुक्तिबोध ने किस कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया? तो ये दिग्विजय कॉलेज में किया। तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं प्रकाशित हुई? देखो यहाँ पर तार सप्तक बोला है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, तो इसका मतलब है ये पहले की बात हो रही है। मैंने कहा कि दूसरे सप्तक में जोड़ा गया दूसरा सप्तक, तीसरे सप्तक का नाम भी तीसरा सप्तक है, लेकिन जो पहला सप्तक है जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम सिर्फ तार सप्तक था। ये याद रखना है, कहीं आपसे तार सप्तक के कवि पूछे और किसी और सप्तक के कवि आप बता दो। जब मैं ये सब आपके इसमें डालूंगी अपने चैनल पर, तो मैं बहुत अच्छे से इनको बता दूंगी आपको। तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं प्रकाशित हुई? तो मुक्तिबोध की 17 कविताएं प्रकाशित हुई। मैंने कहा था ना मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ये पहले ही सप्तक में आते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है में कुल कितनी कविताएं संकलित हैं? तो इसमें 28 कविताएं संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं मुक्तिबोध। ये मुक्तिबोध हैं इसके रचयिता। भूरी भूरी खाक दुल किस विधा की रचना है? तो ये कविता संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। भूरी भूरी खाक दुल के कवि का क्या नाम है? तो ये भी मुक्तिबोध द्वारा रचित है। और काठ का सपना के रचयिता, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। सतह से उठता आदमी, ये कथा किस विधा की रचना है? तो सतह से उठता हुआ आदमी ये कथा साहित्य है। और सहर्ष स्वीकारा है। अब हमारी यहाँ से कविता के प्रश्न शुरू होते हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की किस काव्य रचना में संकलित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसे ध्यान रखना है। सहर्ष स्वीकारा है ये कविता भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है।
और इम्पोर्टेंट है ये रचना भी, पूछी जाती है पेपर में। कामायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है? तो विधा के दृष्टिकोण से ये एक आलोचना है। सैर स्वीकार्य है कविता किसे संबोधित है? कवि के प्रिय को। ये कवि के प्रिय को। भीतर की सरिता में कौन सा अलंकार है? तो रूपकातिशोक्ति अलंकार है ये, याद रखना इसमें। गर्बीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? ये आपकी कविताओं के प्रश्न है यहाँ से। गर्बीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? देखो, गै गै की आवर्ती के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकार्य है कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। मीठे पानी का सोता कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपकातिशोक्ति अलंकार है। सहर्ष स्वीकार्य है कविता में कवि ने मुख्यतः किस शैली का प्रयोग किया है? तो इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया है। इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर में कौन सा अलंकार है? ये भी इस कविता की पंक्तियां हैं। तो इसमें ज्यों, ज्यों, मानो, मनु जिसमें भी आ जाता है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ममता के बादल में कौन सा अलंकार है? तो ममता को बादल के पर रूप आरोपित किया है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो ये भीतर पिराती है। ये कविता की पंक्तियों से है। आप सोचेंगे कि मैम इनका क्या आंसर बता रही है। आप कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सहर्ष स्वीकार्य है कविता में कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? तो गर्बीली बताया है। प्रस्तुत कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? तो वो कवि को बर्दाश्त नहीं होती। सहर्ष स्वीकार्य कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो कमज़ोर हो गई है, और कवि की जो आत्मा है वो कमज़ोर हो गई है। काठ का सपना किस विधा की रचना है? ये पहले भी आ चुका, कथा साहित्य में है। सहर्ष स्वीकार्य है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? तो ये अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? तो विवरों का अर्थ होता है यहाँ पर बिल। सहर्ष स्वीकार्य है शीर्षक कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो यहाँ पर विनय भाव की प्रधानता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके इतने ही प्रश्न थे। उसके बाद बढ़ते हम अपने अगली कविता की तरफ। शमशेर बहादुर द्वारा रचित है ये, देख लेते हैं। उषा काल वाली कविता है ये। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911 में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस जनपद में हुआ? तो ये हुआ था, किस जनपद में हुआ? देहरादून जनपद में। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? 1993 में। कुछ कविताएं के रचयिता कौन है? कुछ कविताएं के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। और बात बोलेंगे के रचयिता कौन? ये सारी जो कविताएं हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की ही है। तो ये भी बात बोलेंगे ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह को 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचना पर कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये याद रखना है आपको। शमशेर बहादुर सिंह को 2 मोती के 2 चंद्रमा होते, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन थे? तो उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन थे? ये शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया गया है? सूर्योदय पूर्व काल की, मतलब सूर्य जब उदय होने वाला होता है ठीक उससे पहले की जो परिवर्तन है वो इस कविता में दर्शाया गया है, और कविता का नाम उषा है। ठीक है, छोटी सी कविता है, बहुत प्यारी सी कविता है। उषा कविता के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चा फिर भी देखो पटाखे छूटने लगे, और कम से कम 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं वीडियो आपकी अभी बना रिकॉर्ड कर रही हूँ। पटाखे छूटने लग गए हैं। तो देखो आप भी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उषा कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो ये मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि छायावादी युग के बाद जितने भी कवि आए वो ज़्यादातर क्या 99% सारे मुक्तक छंद के कवि थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को अन्य कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, तो कबीर सम्मान भी इनको मिला था। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ पर पेंटिंग सीखने लगे, तो ये सीखने लगे उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका काव्य संग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। चुका भी नहीं हूँ मैं का प्रकाशन 1975 में। कुछ कविताएं काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1959 में हुआ। शमशेर का प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1971 में हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 18। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहें, बीच बीच में बहुत बड़ी है, आराम से धैर्य के साथ बने रहें हमारे साथ। इतने पास अपने के रचयिता का कौन है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह हैं। इतने पास अपने का प्रकाशन कब हुआ, 1980 में हुआ। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है, तो ये लाल रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। उषा दिन का कौन सा समय होता है, उषा आपको पता है कि प्रभात काल को कहते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने वाला होता है उस काल को हम उषा कहते हैं। कविता में चौका किससे लिपा होने की बात कही है, तो राख से लिपा हुआ कहने की बात कही है। उषा का जादू किसके होने पर टूट जाता है, तो सूर्य के उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है, तो चौका। चौका तो सभी जानते होंगे, जो मिट्टी का चौका होता था पहले चूल्हे के पास, जो लीपते थे, मिट्टी से जो लीपते थे, घर भी लीपते थे, चूल्हा भी लीपते थे, तो इन्हें चौका कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की व्यंजना करता है, तो ये पवित्रता की। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है कि जब नमी होती है, कि वातावरण की नमी। बहुत काली शील से क्या अभिप्राय है, तो ये रात की काली माँ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 और यही लास्ट पेज है इस कविता का। लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है, तो लाल खड़िया चाक कहा गया है ये आपके सूर्योदय से पूर्व की लालिमा। नील जल में डैश हिल रही हो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे है प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था, तो नीला था। लाल केसर से धुली काली सिल किसे कहा गया है, तो ये आकाश को कहा गया है। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान दिखाई देता है, तो ये गौर वर्णीय सुंदरी के समान दिखाई देता है। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, केसर, सिंदूर, शंख या झील, तो इसका आंसर आ जाएगा शंख के जैसा। अगला प्रश्न है लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर, पंक्ति में स्लेट क्या है, तो यहाँ पर स्लेट आकाश को कहा है। उषा कविता में बहुत काली सिल की सबसे किससे धुलने की बात कही गई है, यानी कि बहुत काली सिल किससे धुल गई है, तो लाल केसर से धुल गई है। ये इस कविता के प्रश्न थे, 36 प्रश्न थे। हमारी अगली कविता शुरू होती है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है ये। पहला ही प्रश्न है निराला का जन्म बंगाल की किस रियासत में हुआ था, तो निराला का जन्म जो है बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था। निराला का जन्म कब हुआ था, 1899 में। और निराला के पिता का क्या नाम था, तो राम सहाय त्रिपाठी था। निराला का विवाह किस आयु में हुआ, तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। निराला की पत्नी का क्या नाम था, मनोहर देवी था। और अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की किस कविता को लौटा दिया था, तो ये जूही की कली को लौटा दिया था जो 1916 में प्रकाशित हुई थी।
निराला का निधन किस वर्ष हुआ? तो निराला 1961 में हुआ इनका निधन। निराला ने सन 1933 में किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये मतवाला पत्रिका का संपादन किया। और निराला की बेटी का क्या नाम था? सरोज, जिसके ऊपर आपको पता भी होगा सरोज स्मृति लिखी, जो कि एक लंबी कविता है। बादल राग, अब हमारी ये जो +2 जो आरो भाग 2 है, इसकी कविताएं हम पढ़ रहे हैं। तो ये बादल राग जो कविता है ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। अभी तक तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में प्रश्नों को पढ़ा, उसके परिचय के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे बादल राग जो इनके द्वारा लिखित कविता है, उससे कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। सरोज के निधन के बाद निराला ने बेटी के शोक में कौन सा गीत लिखा? ये मैंने आपको अभी बताया था, सरोज स्मृति लिखा। राम की शक्ति पूजा के रचयिता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इम्पोर्टेंट कविता है। निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुक्त छंद में निराला ने कविताएं लिखी हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास पर भी जो कविता लिखी ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी। अनामिका, परिमिल, गीतिका, तुलसीदास, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला कवि रचनाएं हैं। बादल राग में बादल किसका प्रतीक है? तो इसमें बादल क्रांति का प्रतीक है। रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, या रुद्ध का क्या अर्थ है? रुद्ध का मतलब है रुका हुआ। ये कविता से पंक्तियां आपकी शुरू हो गई हैं। बादल राग कविता में बादल क्रांति के क्या हैं? तो ये क्रांति के दूत हैं। प्रस्तुत कविता में रणतरी किससे भरी हुई है? तो रणतरी आकांक्षाओं से भरी हुई है, ये आपको याद रखना है। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? तो रोग शोक में भी। शैशव जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु से बना है शैशव, तो ये रोग शोक में भी हंसते हैं। बादल राग कविता में क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? तो ये सुख और शांति की सृष्टि करती है। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? आपको ये अच्छे से पता, अभी आया था। तो शैशव में भी ये हंसता है। प्रश्न नंबर 22 है, किसान का सार किसने चूस लिया है? तो किसान का सार किसने? पूंजीपतियों ने चूस लिया है। बादल राग कविता के अनुसार जल विप्लव पलावन हमेशा किस पर होता है? तो ये हमेशा जल जो होता है पलावन होता है, यानी कि जल हमेशा कीचड़ पर ही बहता है। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर में, शीर्ण का क्या अर्थ है? शीर्ण का मतलब है क्षीण होना। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग को मिलता है। गगन स्पर्शी, यहाँ पे स्पर्धाधीर किसे कहा गया है? तो ये बादलों को कहा गया है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को कैसा बताया है? अस्थिर बताया है, यानी सुख कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। बादल राग किस प्रकार की कविता है? तो ये प्रगतिवादी कविता है। बादलों को अधीर होकर कौन बुलाता है? कृषक बुलाता है। कृषक मीन्स किसान बुलाता है। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये याद रखना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनामिका कविता में संकलित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? तो ये पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। ये थी हमारी बादल राग कविता के प्रश्न। अब हमारी अगली कविता आती है तुलसीदास जी द्वारा जो रचित पद हैं उनके बारे में। तो ये अगली कविता है हमारी तुलसीदास, और तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पद हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास जी का जन्म 1932 में हुआ। बहुत ही फास्ट स्पीड से करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के किस गांव में हुआ? तो ये राजापुर गांव में हुआ। और बांदा जिला भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तुलसीदास का निधन कब हुआ? तो 1623 में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास जी का निधन कहाँ पर हुआ? तुलसीदास जी का निधन काशी में हुआ था। रामचरितमानस के रचयिता का नाम? तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? तो ये एक महाकाव्य है, आपको याद रखना है।
रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बाल, अयोध्या, किष्किंधा, अरण्य, सुंदर, लंका, उत्तर में सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये प्रश्न भी HPSC स्क्रीनिंग में पेपर में पूछा गया था और भी कई जगह पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रामचरितमानस की जो रचना है ये अवधी भाषा में हुई थी, लेकिन यहाँ साहित्यिक भी लिखा हुआ है, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कवितावली के रचयिता का क्या नाम है? तो कवितावली भी तुलसीदास की रचना थी। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और अब आती है हमारे ये पदों से संबंधित प्रश्न जो कि तुलसीदास द्वारा रचित हैं। किस भी किसान कुल तुलसीदास की किस काव्य रचना से अवतरित है? तो ये किस भी किसान, ये जो है पंक्तियां कवितावली में से ली गई हैं। अस कही आयसु पाई पदबंदी चलेऊ हनुमत। यहाँ आयसु का क्या अर्थ है? मतलब आज्ञा पाकर हनुमान जी चल देते हैं। कवितावली कविता के अनुसार लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? तो कवितावली कविता के अनुसार लोगों में धर्म और अधर्म की भावना नहीं रह गई है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, आगे बढ़वागिते बड़ी है, आगे पेटकी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो इनके अनुसार प्रभु राम ही हमारी सहायता करते हैं। कवितावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो कवितावली इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये याद रखना है आपको। रामचरितमानस अवधी में और कवितावली जो है ब्रज भाषा में रचित है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड में से लिया गया है? तो ये आपको पता है, लंका कांड में से। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक प्रसंग किस भाषा में रचित है? तो ये भी अवधी में रचित है। मनी बिनु फनी फरीबर कर हीना, यहाँ करीबर का क्या अर्थ है? करीबर का अर्थ है यहाँ पर हाथी। जिस प्रकार हाथी सूंड के बिना थोड़ा सा और मछली पानी के बिना, ये कविता के अंदर है सब डिटेल से। लक्ष्मण के होश में आने के बाद रावण किसके पास गया? तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। कवितावली में उद्धृत 2 कविताओं में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर कवि ने आर्थिक विषमता का वर्णन किया है। सहेयु विपिन हिम आतप बाता, या आतप का अर्थ है धूप। आतप का मतलब है धूप, ठीक है। और हिम का मतलब है ठंड, और बाता का मतलब वायु। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? कौन हर्षित है? भालू, कपि, समूह जो है वो हर्षित हो गया। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देखते थे? तो लक्ष्मण श्री राम को दुखित नहीं देख सकते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। काफ़ी प्रश्न है इसके। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया? तो ये शेष सनातन के पास रहकर किया। जानकी मंगल किस प्रकार की रचना है? तो ये याद रखना है, गीति काव्य है। और अगला प्रश्न है, तुलसी की कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? तो ये रामचरितमानस इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यहाँ क्षति का मतलब नुकसान से है, यानी कि हानि से है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कवि ने राम के किस रूप का वर्णन किया है? तो यहाँ पर कवि ने राम के मानव रूप का वर्णन किया है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की है? तो करुण रस के साथ ही कौन सा वीर रस आ जाता है? वीर रस। जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही थी? ये पंक्ति रावण के भाई कुंभकर्ण ने कही थी, जब रावण उनके पास जाता है कि मेरे तो सारे मारे गए। श्री राम का विलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गया? तो ये वानर व्याकुल हो गए। राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? तो ये हनुमान थे। सदेहु विपिन हिम आतप बाता, या बाता का क्या अर्थ है? तो ये अभी मैंने बताया था, हवा है यहाँ पर। और हिम का अर्थ है बर्फ से। कुछ एक प्रश्न और हैं, जल्दी ख़त्म कर देंगे इस कविता को। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? कई बार बताया है कि एक ही अक्षर 2 बार आता है, सेम टू सेम, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए दिखाई देता था? तो ये राक्षस की तरह। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी।
तुलसी की माँ का क्या नाम था? तो तुलसी की माँ का नाम हुलसी था। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? तो राम जी विलाप करने लगे थे। श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताई? तो उन्हें पत्नी की हानि को। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? तो पंखों के बिना तो आपको पता है पक्षी की ही स्थिति दयनीय होती है, और सूंड के बिना हाथी की होती है, और पानी के बिना मछली की होती है। ये उस कविता के प्रश्न थे। अगली जो है हमारी गज़ल आती है फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित। ये है हमारी रुबाइयाँ हैं, और गज़ल नहीं सॉरी रुबाइयाँ हैं। यहाँ पर रुबाइयों से प्रश्न देखेंगे हम। रुबाइयाँ के रचयिता कौन है? तो ये फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? ये रघुपति सहाय था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय नहीं, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये 28 अगस्त 1996 को हुआ था। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? ये तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे? तो 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे। अगले प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी ने डिप्टी कलेक्टर के पद को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? तो ये स्वराज्य आंदोलन के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिराक गोरखपुरी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया? 1918 में। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा? तो ये स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल जाना पड़ा। फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई? तो ये 1.5 साल की जेल हुई थी। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? तो ये जेल गए थे 1920 में। और फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए? तो ये हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? तो निधन 1983 में हुआ। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला गुलमे नगमा के लिए। गुलमे नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को और कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। बज़्म-ए जिंदगी के रचयिता का क्या नाम है? तो ये फिराक गोरखपुरी हैं। प्रश्न नंबर 16 जो है, रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है? तो रंगे शायरी के जो रचयिता है वो फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो उर्दू भाषा में की। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक के रुबाइयों में मुख्य भाव कौन सा है? तो ये मुख्य भाव है वात्सल्य भाव है। और रुबाइयों में फिराक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत गज़ल में रात में कौन बोल रहे हैं? तो सन्नाटे बोलते हैं। रुबाइयों में फिराक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? तो राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? तो रात के सन्नाटे भी कुछ बोल रहे हैं। प्रस्तुत गज़ल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? तो आंखें तारे झपकाते हैं। आंखें तारे झपकाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, तारे। गज़ल के रचयिता का क्या नाम है? गज़ल के रचयिता का नाम फिराक गोरखपुरी। गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है? यानी कि संतान। गज़ल कविता में कवि अपनी गज़लों को किनके प्रति समर्पित करता है? तो मीर के प्रति। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों में किस रस का परिपाक हुआ है? तो वात्सल्य रस का। ये प्रश्न दोबारा आ गया है। फितरत का कायम है तवाजुन यहाँ। तवाजुन का क्या अर्थ है? तवाजुन का मतलब है संतुलन। रक्षाबंधन त्यौहार किसका प्रतीक है? तो ये आप सबको पता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का क्या अर्थ है? गर्दू का मतलब आकाश है। कि कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? तो कवि अकेले में रोकर अपना दुख कम करता है। फिराक गोरखपुरी की गज़लों में किसकी गज़लें बोलती जान पड़ती हैं? तो मीर की गज़लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिराक गोरखपुरी को किस सभा में मनोनीत किया था? तो ये राज्यसभा में। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए हैं, या जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? कण कण सोया हुआ है। ठीक है। और सदके फिराक
एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़ पंक्ति में भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर भाषा उर्दू फारसी है। अब ये यहीं पर हमारी ख़त्म हो जाती है और इसके साथ ही हमारी लास्ट कविता आती है उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बगलों के पंख। ठीक है, बगलों के पंख के रचयिता का क्या नाम है? तो उमा शंकर जोशी। अगला प्रश्न है उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ? तो उमा शंकर जोशी का जो जन्म है 1911 में हुआ। 1947 में उमा शंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये संस्कृति पत्रिका का संपादन किया और 1947 में किया। किसने किया? उमा शंकर जोशी ने किया। उमा शंकर जोशी का निधन कब हुआ? उमा शंकर जोशी का जो निधन है ये 1988 में हुआ। उमा शंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है उमा शंकर जोशी ने भवभूति के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? तो ये उत्तर रामचरित का किया। विश्व शांति के कवि का क्या नाम है? तो विश्व शांति जो रचना है ये भी उमा शंकर जोशी द्वारा रचित रचना है। गंगोत्री के रचयिता का क्या नाम है? गंगोत्री जो है ये उमा शंकर जोशी द्वारा रचित है। विमासु उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो ये भी उमा शंकर जोशी द्वारा ही लिखा गया है उपन्यास। अगला है प्रश्न नंबर 10। बहुत है भाई। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं हम अभी। शहीद किस विधा की रचना है? तो शहीद जो है ये एक कहानी है जो उमा शंकर जोशी द्वारा रचित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? तो शब्द के अंकुर फूटने की बात कही गई है। बगलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? तो ये सांझ की कही गई है। उमा शंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की जाती है? मतलब इस कविता को मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देती हूँ। जैसे एक छोटा सा खेत होता है, उसमें हम दाने डालते हैं और पेड़ पौधे उग जाते हैं और फसल उग जाती है और फसल उगने के बाद उसकी कटाई कर ली जाती है, यानी कि इसकी कटाई तो क्या हो जाती है? एक सीमित समय की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये कागज़ का टुकड़ा है, इसमें हम शब्द लिखते हैं और इससे हमारी क्या बन जाती है? कविता बन जाती है। और इस कविता की जो उड़ान ये होती है, अनंत समय तक इसकी कटाई होती है। तो बोते हैं क्षण है, रोपाई क्षण की होती है और कटाई अनंत होती है। ये एक कविता है इस प्रकार के। हमारे थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल से नहीं बता रही हूँ। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की? तो क्षण की रोपाई कही है। बगलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? तो सांझ की पीली काया के ऊपर। अगला प्रश्न है बगलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई हुई है? तो काले बादलों की छाया छाई हुई है। बगलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? तो जो आसमान में सांझ के समय बगुले पंक्तिबद्ध उसमें घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो पंक्तिबद्ध जो सौंदर्य है वो आकर्षण में बांध रहा है। छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर कागज़ का पन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। और छोटा मेरा खेत कविता में किसकी धाराएं फूटने की बात कही गई है? तो अमृत की। कागज़ का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? अभी मैंने बताया था चौकोना खेत। और छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे हैं? तो उसमें फल झूमने लगे हैं। बगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? तो यहाँ पर आँख चुराने की बात कही गई है। बगुले कैसे उड़ रहे हैं? तो बगुले पंक्तिबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध मतलब एक ही कतार में जब उड़ते हैं जब। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बिंब के लिए प्रसिद्ध हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? शब्द रूपी बीज इसमें बोया है। आकाश में किसकी पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो बगलों की पंक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। देखो हम यहाँ पर आपको ना ज़्यादा प्रश्न नहीं बता सकते क्योंकि पहली बार इस तरीके से आपका आएगा, और जहाँ पर जो आया है प्रश्न वो मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी है कि इस तरीके के प्रश्न आपके स्टेट में पूछे जाते हैं।
छोटा मेरा खेत में किसकी कटाई की बात कही गई है? तो अनंतता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 और हमारी ये लास्ट प्रश्न है। बगलों के पंखों का रंग कैसा है? तो बगलों के पंखों का रंग सफ़ेद है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया गया है? तो साहित्य की अमृत धारा को क्या बताया है? अक्षय बताया है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने निम्न में से किसे रसायन कहा है? तो ये कल्पना को रसायन कहा है। बगलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो क्या कर रही है? तैर रही है। तो भाई ये थे हमारे आज के प्रश्न और ये थे हमारे आज के प्रश्न। यहाँ पर हमारी आरो भाग 2 संपूर्ण हो जाती है और इस आरो भाग 2 का यहाँ पर हम लेकर आए थे केवल पद्यखंड, और पद्यखंड में भाई 10 कविताएं हैं और 10 के 10 अध्याय के आपको एक साथ सारे MCQs क्या है मिल गए हैं। MCQs हैं, ये आपको आराम से कर लेने हैं। एक बार कविताओं को भी निगाह में से निकाल लेना, ताकि चाहे आपको उसका सरलार्थ आए या ना आए, लेकिन कविता एक बार ज़रूर पढ़ लेना और फिर आप उसको आपको उनके ऑब्जेक्टिव करने हैं। कवि परिचय के प्रश्नों के साथ मैंने ये सारे MCQs आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जम कर शेयर कर दें। देखते हैं कितना दम लगाते हो आप लोग भी। मैंने भी इसको पूरा त्यौहार के दिन टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए अपलोड की है। तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी जो भी मेरे कमेंट करते हैं, जो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो आज तुम जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है सभी लेसन की, उसी प्रकार से आप भी अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइबर्स को देखकर ही चैनल को फॉलो करते हैं। तो ये आज आपसे त्यौहार के दिन छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, आबाद रहो, खूब मिठाइयाँ खाओ।